तो हम बात करेंगे 2017 के कंपनी लॉ के पेपर के बारे में। तो मैंने इसका ये सेकंड पार्ट है। पहला वाला मैंने फोर्थ तक करा लिया है, तो पहला पांचवें से करते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बताना है। ये उसके अलावा डिस्टिंग्स बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमओए एंड एओए में डिफरेंस, तो ये वाला देखते हैं हम। तो डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बेस है, बेस पहले नेचर के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, और यही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉ ऑफ कंपनी। मतलब चार्टर वो होता है जो अपने आप को किसी भी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाए, उसे चार्टर बोलते हैं। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है, इसलिए ये चार्टर है। और ये बाय लॉ ऑफ कंपनी, एक कंपनी के लॉ द्वारा बना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड स्कोप के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो पावर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, वो बताता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल एंड रेगुलेशन टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन। ये कंपनी के डे टू डे रूल एंड रेगुलेशन बताता है जो कि डेली यूज किए जाते हैं। एंड स्टेटस के आधार पर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये सप्लीमेंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और इसका लीगल इफेक्ट क्या है? एक्ट्स डन बियॉन्ड इट्स स्कोप आर वॉइड। अगर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीज लिखी है, अगर उसके बाहर, उसके बियॉन्ड कोई चीज हो रही है, तो वो वॉइड है, वो निरस्त है, उसका कोई मतलब नहीं है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्ट्स डन बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। मतलब अगर कोई जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई चीज लिखी है, उसको बियॉन्ड कोई काम किया जा रहा है, तो उसको कर सकते हैं हम, वो लीगल है, बशर्ते हमें सिर्फ शेयर होल्डर को बता देना होगा हम ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कंपल्सन। कंपल्सन के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपरेशन एंड इट्स फिलिंग इज कंपल्सरी। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना और इसको फिल करना कंपल्सरी है, करना ही करना है आपको। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपरेशन नॉट कंपल्सरी, तो ये कंपल्सरी नहीं है, आपका मन करिए तो करिए। अगला क्वेश्चन है अल्टरेशन। अल्टरेशन के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर हमें अल्टरेशन करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा और बहुत लेंदी प्रोसेस है। वहीं हमें अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो वो इजी होगा एंड सिंपल प्रोसेस होगा। एंड रिलेशनशिप के आधार पे, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट डिफाइन रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ आउटसाइड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रिलेशन बाहर के लोगों से और कंपनी से कैसा है वो बताता है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन इंटरनल रिलेशनशिप कंपनी एंड इट्स मेंबर। वहीं ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंटरनल मैटर को बताता है, मतलब कंपनी और जो उसके मेंबर है, जो उसके एम्प्लॉय हैं, उनके बीच का रिलेशन कैसा है, ये बताता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये पांचवा हो गया। अब छठा है, छठा वाला डिस्टिंग्स बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी बताना है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये सिंपल है। डिस्टिंग्स बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन। तो ये जो ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर दोनों साथ में नहीं आया तो अकेले अकेले तो पक्का आएगा, ये रहता है। तो ये देखते हैं क्या है।
डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन। तो पहले ऑर्डिनरी रेजुलेशन देखते हैं क्या होता है। एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन is one which is passed in the company's general meeting by a simple majority of votes is 51%। अगर कंपनी के जनरल मीटिंग में अगर 51% के साथ मेजोरिटी के साथ कोई चीज पास होती है तो उसे ऑर्डिनरी रेजुलेशन बोलते हैं। वहीं स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, द वोट कास्ट in favor of the resolution whether in person or by proxy are not less than 3 times the votes cast against the resolution by member so entitled। मतलब जो वोट कास्ट है ये स्पेशल रेजुलेशन के फेवर में कम से कम 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए इसके फेवर में, मतलब 3 टाइम होना चाहिए, मतलब 75% इसके अगर कह सकते हैं जनरली हम 75% जो है इसके फेवर में होना चाहिए स्पेशल रेजुलेशन के फेवर में, तब तो वो स्पेशल रेजुलेशन कहलाएगा। एंड सेकंड वाला है नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर मूविंग ऑन ऑर्डिनरी रेजुलेशन। तो इसके लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती है कि पहले नोटिस भेजेंगे, नोटिस की जरूरत होती नहीं है इसके लिए। मतलब अगर ये मीटिंग बुलानी है तो ऐसा ही जनरली बुला सकते हैं। लेकिन वहीं स्पेशल रेजुलेशन अब प्रायर नोटिस नीड टू बी गिवन फॉर मूविंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर हमें स्पेशल रेजुलेशन करना है तो हमें एक प्रायर नोटिस भेजना होगा मीटिंग को कि हम ये मीटिंग जो है स्पेशल रेजुलेशन वाली बिगिन करने वाले हैं। और वहीं अगला है ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनीज बिजनेस एक्सेप्ट दोज विच नीड टू बी सेटल्ड बाय ए स्पेशल रेजुलेशन आर सेटल्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन। मतलब ऑर्डिनरी रेजुलेशन में हम कोई भी मैटर डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कोई भी उसमें कोई भी चीज हो रही है अगर कंपनी में उसको हम कर सकते हैं ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन में। वहीं स्पेशल रेजुलेशन में स्पेशल रेजुलेशन इज मेन टू मेक डिसीजन इन इम्पोर्टेंट मैटर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंपनी मेंबर। मतलब वहीं अगर हम ये स्पेशल रेजुलेशन पास कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट मैटर होना चाहिए और हम अपने कंपनी के मेंबर का राइट को प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे, ऐसा मैटर होना चाहिए। ये हो गया। अब फोर्थ वाला है एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन को हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर जो डिसीजन इसमें आया वो वाला, वहीं स्पेशल रेजुलेशन में अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इट्स बीइंग पास्ड। मतलब जो स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ है, पास होने के 30 day के अंदर अंदर हमें इसकी कॉपी एक रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देनी होती है। तो ये छठा वाला भी हो गया डन। अब हम ये सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। हमें कोई भी ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कोई भी 2 करने हैं और 500 वर्ड में कम से कम आंसर देना है। तो हम देखते हैं कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा होगा वो करेंगे। ये वाला देखते हैं, ये प्रोस्पेक्टस वाला 8 वाला। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे तो 15 मार्क्स में आया है, लेकिन अगर 15 मार्क्स में नहीं 2 मार्क्स में तो जो प्रोस्पेक्टस है वो तो आना ही आना है। तो देखते हैं क्या होता है। कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या क्या होता है, पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स होती है प्रोस्पेक्टस में, जिसमें क्या होता है नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफिस, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये सब इसमें प्रोस्पेक्टस में होता है। एंड दूसरा व्हेन शेयर इशूइंग व्हाट प्राइस, क्वांटिटी,
मतलब जब हम शेयर को इशू कर रहे होंगे तो उसका तब प्राइस का होगा, कितनी मात्रा में कितने शेयर्स हम जारी कर रहे हैं, कितने इशू कर रहे हैं वो, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है कंपनी को वो प्रोवाइड करानी होगी प्रोस्पेक्टस में। आगे इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ कंपनी, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है कंपनी की वो भी इसमें प्रोस्पेक्टस में दिखाना होगा। डिक्लेरेशन ऑल फैक्ट और कंटेंट्स फॉलो बाय कंपनीज एक्ट 2013, जो उसमें फैक्ट और जो भी उसमें लिखे होंगे कंटेंट्स सब कुछ फॉलो करने चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 को। ट्रू एंड फेयर डिक्लेरेशन बाय कंपनी, कंपनी की तरफ से सही और सच्ची इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, और एक एक्सपर्ट का जिन्होंने निरीक्षण किया हो सब कुछ, हाँ ये सही है, किसी भी जैसे सीए हुए इन सब का एक स्टेटमेंट लगना चाहिए उसमें, हाँ ये सब सही है। देख लेते हैं हम लास्ट में प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ये बड़ी सी डिफिनेशन लिखी है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ पब्लिक it wants to make an appeal to the public to subscribe to its share or debenture. According Companies Act 1956, a prospectus is any document or any other notice, letter or advertisement which is issuing to public for subscription of securities or an offer for purchasing this security। मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने इसको एक शॉर्ट में करके लिखा है। दैट टाइप डॉक्यूमेंट्स विच इज इशूइंग फ्रॉम द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस पब्लिक लिमिटेड कंपनी जारी करती है। क्यों करती है? ताकि बाहर वालों को बता सके कि आइए हमारी कंपनी में आप निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ये सब यही। दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इशूइंग फ्रॉम द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स, हमें फंड रेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, तो इसमें सब कुछ लिखा रहता है। इसके बाद हम ये 9वां वाला देखते हैं। डिस्कस द ड्यूटी एंड राइट ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर। ड्यूटीज एंड राइट्स देखते हैं कंपनी डायरेक्टर के। तो पहले देखते हैं ड्यूटीज क्या क्या होती हैं डायरेक्टर की, जो कि सेक्शन 166 में कवर है। तो पहला है डायरेक्टर वर्क इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर का जो वर्क है, इसकी ड्यूटी है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से करना चाहिए। इसमें डेली टू डेली इंफॉर्मेशन लिखी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड सेकेंड, द वर्क ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉय। जो डायरेक्टर का काम होना चाहिए वो मेंबर, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय के बेनिफिट, उनके लाभ के, उनके हित में होना चाहिए। एंड थर्ड इज द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर टू बी एफिशिएंट। मतलब जो डायरेक्टर का डिसीजन होना चाहिए उनका खुद का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उन्होंने एफिशिएंट तरीके से ये किया हो। एंड अब फोर्थ देख लेते हैं हम। फोर्थ, कंपनी शुड बी गोइंग टू अ बेनिफिशियल कंडीशन ड्यू टू डायरेक्टर डिसीजन। कंपनी जो है वो बेनिफिशियल, अच्छी स्थिति में जा रही हो हमारे डायरेक्टर की वजह से। 5वां है, इफ डायरेक्टर्स टेक अ अनफेयर प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ड्यू टू रिलेटिव्स एंड पार्टनर्स देन ही इज लाइबल टू कंपनसेट द सेम अमाउंट। अगर जो डायरेक्टर है वो कंपनी से अनफेयर प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं, चाहे रिलेटिव्स के द्वारा चाहे पार्टनर के द्वारा, देन अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, बाद में नुकसान होता है कंपनी को, तो ये लाइबल होंगे डायरेक्टर कंपनी को पे करने के लिए। अ डायरेक्टर कांट ट्रांसफर हिज पोस्ट टू अदर पर्सन। एक डायरेक्टर अपनी पोस्ट को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी भी दूसरे पर्सन को। और ये पेनाल्टी फॉर ब्रेकिंग ड्यूटी, तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक, अगर ये इनकी जो ड्यूटीज़ हैं इनको अगर वो ब्रेक करते हैं तो इनको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। तो हम राइट देखते हैं। 2 चीज़ पूछा था, एक ड्यूटी एक राइट। ड्यूटी हमने देख ली क्या क्या होती है, अब हम राइट देखेंगे। राइट,
डायरेक्टर। एक इंडिविजुअल राइट होता है, एक कलेक्टिव राइट होता है। पहले हम इंडिविजुअल राइट देखेंगे। इंडिविजुअल राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। हमें ये राइट होता है कि हम बुक ऑफ अकाउंट्स का जांच कर सकें। दूसरा है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग की जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होनी है उसका नोटिस इनको रिसीव करने का राइट होता है। इनको पहले बताया जाए हाँ बोर्ड मीटिंग आयोजित होने वाली है। राइट टू इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मतलब इनको जो जितने टाइम के लिए बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई है, जैसे अगर 1 घंटे के लिए की गई है तो इनको वो उसका निरीक्षण कर सकते हैं टाइम सही है या नहीं है। अगला है राइट टू रिसीव सर्कुलर रेजुलेशन प्रपोज टू पास, मतलब पारित करने के लिए प्रस्तावित प्रपत्र संकल्प प्राप्त करने का अधिकार। मतलब जो भी चीज मीटिंग में पारित होनी है उसको पहले इनको दिखाया जाए कि ये चीज हम पारित करने वाले हैं। इनको अधिकार होता है कि पहले इनसे वो चीज बताई जाए कि ये होने वाला है। 5वां है राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एंड कास्ट वोट इन फेवर और अगेंस्ट रेजुलेशन, मतलब इनको यह अधिकार होता है कि ये किसी के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, किसी के पक्ष में भी बोल सकते हैं, यही है। एंड अब हम देखते हैं कलेक्टिव राइट्स क्या क्या हैं। कलेक्टिव राइट्स पहला है राइट टू रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर्स। डायरेक्टर कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन व्हेन दे डू नॉट अप्रूव। इनको ये अधिकार होता है कि अगर ये शेयरों का जो शेयर है उनका अगर स्थानांतरण नहीं करना चाहते हैं तो वो उनका मना कर सकते हैं। किसी को भी अगर एक बंदा है वो नहीं चाहता कि बंदा का ये खुद अगर ये नहीं चाहते कि वो शेयर हस्तांतरित हो, वो शेयर ट्रांसफर हो, तो वो इनकार कर सकते हैं, नहीं भाई साहब हम आपको एलिजिबिलिटी नहीं देते कि आप ये राइट रखो। दूसरा वाला है राइट टू इलेक्ट अ चेयरमैन। द डायरेक्टर हैव राइट टू इलेक्ट अ चेयरमैन फॉर द बोर्ड मीटिंग। इनको एक चेयरमैन सेलेक्ट करने का अधिकार होता है बोर्ड मीटिंग के लिए। थर्ड वाला है राइट टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको राइट होता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते। द बोर्ड हैज द पावर टू अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये इनको राइट होता है कि एक मैनेजर को रख सके, अपॉइंट कर सकते हैं। अगला है चौथा राइट टू रिकमेंड डिविडेंड। ये चाहे तो डिविडेंड की सिफारिश कर सकते हैं। मतलब द बोर्ड हैज द राइट टू डिसाइड वेदर डिविडेंड इज टू बी पेड और नॉट। बोर्ड ये डिसाइड करता है कि हम जो डिविडेंड है उसको पेड करेंगे या नहीं करेंगे। लाभांश की सिफारिश करने का इनको अधिकार होता है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये मैंने कर दिया ड्यूटीज, 9th वाला ड्यूटीज एंड राइट ऑफ। तो 2 करने थे, इसमें से 2 कर दिया, ये हो गया। अब हम करेंगे 2018 वाला। तो इट्स कंप्लीट।